पेजवा ना बंद करे यार, हमरो वीडियो तने देख लिया करा यार। खोल के पेज जब देखा तब बंद कर देता है। इतना मेहनत से लिखे अबे हैं, लिखा तो नोट्स बनाओ तो समझ में आवत भाई कितना मेहनत लगला। तनी वीडियो 2-4 मिनट देख लेवल करा हैं। एवरेज वीडियो देखा था तो साला 17 सेकंड 20 सेकंड एक वीडियो पे आवत है। हमारो वीडियो का वैल्यू समझा, इतना मेहनत लगा था बनाओ में, इतने मेहनत से लिखा था हैं। तनी मनी देख लिया करा हैं, कुछ क्वालिटी तो होबे करी। जौन चीज़ देखे में सुंदर होला जरूरी ना हो कि सुंदर हो, और जौन चीज़ बदसूरत होला वो जरूरी नहीं कि बदसूरत हो हैं। आवाज़ माने नहीं रखा ठीक ना। हाँ चलो स्टार्ट करता नहीं। आज का टॉपिक हवा ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में के बोला जाला, हिंदी में बोला जाला हिमानी भूआकार की। तो देर न करब, आज का वीडियो स्टार्ट करता नहीं ठीक। तो पहला पॉइंट आप देखा था नहीं स्क्रीन पर, हिमनद का अपरणात्मक कार्य। चलिए हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी में ही लिखा हुआ है ठीक ना। मजे लेने के लिए थोड़ा बहुत बोल दिया मैंने, तो आप हिंदी में ही पढ़ाएंगे इसको, लैंग्वेज हिंदी रहेगा। पहला पॉइंट है हिमनद का अपरणात्मक कार्य किसके किसके कारण होता है। अपघर्षण और उत्पाटन, जिसको बोलते हैं अब्रेशन और प्लकिंग। प्लकिंग कई बार पूछा गया है, उत्पाटन की क्रिया जो कई बार आया हुआ है नेट के पेपर आप अगर सवाल किए होंगे देखे होंगे। तो हिमनद का जो अपरदनात्मक कार्य होता है वो अपघर्षण, अब्रेशन और प्लकिंग के कारण, उत्पाटन के कारण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृति। हिमनद के द्वारा जो भी अपरदनात्मक स्थलाकृति बनती हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं यू आकार की घाटी। यू की घाटी में लटकती घाटी हुई होती है और जो जिसको हैंगिंग वैली भी बोलते हैं। दूसरा है पहला यू आकार घाटी, मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है सर्क या हिमगह्वर। इसको देख लेते हैं क्या होता है। ये कई बार पूछा गया है, सर्क कोरी। इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रीय इसके भाषा लैंग्वेज में कह सकते हैं, अलग अलग स्थानीय नाम है, उसको भी देखेंगे। सर्क हिमगह्वर, इसको सर्क कोरी भी बोलते हैं। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धचंद्राकार या कटोरे के समान विशाल गर्त होता है। क्या होता है? सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धचंद्राकार कटोरे के समान विशाल गर्त होता है जिसका पार्श्व खड़े ढाल वाला होता है। सर्क आकार सीट वाली आराम कुर्सी की तरह मिलता जुलता है। तो सर्क क्या है समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है टॉर्न। टॉर्न क्या होता है? सर्क बेसिन में जब हिम पिघल जाता है तो सर्क में पानी भर जाता है या जमा हो जाता है, जिससे एक छोटी झील का निर्माण हो जाता है। इसे सर्क झील या टॉर्न कहते हैं। वही है सर्क या हिमगह्वर वही है, और टॉर्न उसी से रिलेटेड कर रहा है। जब वही हिम पिघल जाता है, पानी हो जाता है, तो एक झील, छोटी सी झील या बड़ी झील का निर्माण हो जाता है, उसको हम सर्क झील या टॉर्न कहते हैं। तीसरा है अपरदनात्मक स्थल रूप, अरेत या तीक्ष्ण कटक। पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अनुवृत्ताकार गर्त जो सर्क होता है, जिसका हमने जिक्र किया अभी, एक दूसरे की ओर सरकते हैं। जैसे ये मान लीजिए पहाड़ी हो गया, यहाँ पे भी सर्क है, यहाँ पे भी सर्क है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक नुकील कीपनुमा आकृति बन जाएगी, कीपनुमा आकृति बनेगी। विकसित चोटी का विकास होता है जिसका ऊपरी भाग कंघी के समान नुकीला होता है, जिसे तीक्ष्ण कटक या अरेत कहते हैं। ये कंसेप्ट शायद समझ में आया होगा, क्योंकि मान लीजिए ये पहाड़ है और यहीं पे डेवलप हुआ सर्क, इधर भी हो गया सर्क डेवलप। ये जब मिल जाएंगे तो एक कीपनुमा आकृति इससे बन जाएगा। इससे जब ये मिल जाएंगे तो कंघी के आकार तीक्ष्ण कटक का निर्माण होगा, जिसको अरेत भी कहते हैं। अगला स्थल रूप है हार्न या ग्रीष्रिंग। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं
जब किसी पहाड़ी के पार्श्व पर कई सर्क बन जाते हैं तथा निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटते जाते हैं तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस नुकीली चोटी को हम हार्न्यागिरी श्रृंग कहते हैं। इसका जो आकृति होता है आप शायद देखे होंगे तो ऐसे होता है, आपने कभी अगर देखा होगा लगभग इसी तरीके होता है। चलिए इसको अच्छे से बना देते हैं। ये हुआ, ऐसे गया, ऐसे निकल गया है। आपने शायद इसको देखा होगा ऐसे। जब कई सर्क डेवलप होते हैं आपस में, जब ये मिलते हैं तो एक चोटी का निर्माण होता है, नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हार्न या गिरिश रिंग कहते हैं। अगला स्थल रूप है नुनाटक। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिमनदों के बीच ऊंचे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं, नुनाटक या हिमांतर द्वीप। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिमांतर द्वीप, हिमांतर द्वीप कहते हैं। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिमनदों के बीच उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं। कोई हिम वाला क्षेत्र है, समझ लीजिए अंटार्कटिका है या आर्कटिक क्षेत्र है, वहाँ पे तो हिम ही होता है। उसके बीच में एक देखेंगे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, कई टीले होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? नुनाटक या हिमांतर द्वीप। अगला पॉइंट है, अगला जो स्थल रूप है श्रृंगपुच्छ, क्रेक एंड टेल। ऐसी अपर्दित पहाड़ी जिसका हिमनद के संचरण की दिशा वाला अधिक अपर्दित होने से खड़े ढाल वाला होता है तथा पिछला भाग पुच्छ के समान होता है, श्रृंग और पुच्छ स्थल रूप कहते हैं। श्रृंगपुच्छ क्या होता है? एक ऐसी अपर्दित पहाड़ी होता है जिसका जिस तरफ से हिमनद संचरण करता है, गति करता है, क्या होता है? अधिक अपर्दित होने से खड़े ढाल का निर्माण होता है जिधर से हिमनद संचरण करेगा, लेकिन पिछला वाला जो भाग होगा वो पुच्छ के समान होगा, उसी को श्रृंगपुच्छ या स्थल श्रृंग एवं पुच्छ स्थल रूप कहते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें, रास मुटान या भेड़पीठ शैल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हिमनद के मार्ग में असमान ढाल हिमनद के गतिशील होने वाली दिशा के तीव्र ढाल तथा जिस पर हिमनद आता है उस ओर मंद ढाल होता है वाली शिलाओं को भेड़पीठ शैल या रास मुटाने कहते हैं। इसको अच्छे से देखते हैं एक बार। हिमनद के मार्ग में असमान ढाल वाली शिलाओं को, हिमनद के ढाल में आप देखे होंगे भेड़ पीठ शैल ऐसे ही लगभग होता है। इसका जो आकार है यही है, इसे लगता है कि भेड़ बैठी है तो भेड़ पीठ शैल इसको बोला जाता है। असमान आकार का ढाल होता है इसका, इसी को हम भेड़ पीठ शैल या रास मुटाने कहते हैं। इसका दो नाम है, याद रखेंगे। रास मुटाने अगर आ गया भेड़ पीठ शैल के, आप भेड़ से तो याद कर लेंगे, असमान ढाल वाली स्थलाकृति होती है, लेकिन रास मुटाने अगर पूछ दिया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों नाम याद रखेंगे, भेड़ पीठ शैल या रास मुटाने। हिम सोपान क्या होता है? तो हिम सोपान आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे ये हिम सोपान, यहाँ पे झील, यहाँ पे झील, ये झीलों का निर्माण हो जाता है। एक ग्लेशियल हिम सोपानों का, हिम सोपान देख लेते हैं क्या होता है। सोपानों के साथ झीलों का निर्माण जो सीढ़ीदार होता है, जैसा आपने अभी मैंने बताया कि ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक सीढ़ी नुमा होता है, यहीं पे झील का निर्माण होता जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हिम सोपान। सोपानों के साथ, कहीं भी अगर वर्ड सोपान के साथ अगर या सीढ़ी नुमा यूज कर दिया वर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि ये हिम सोपान की बात कर रहा है, ग्लेशियर स्टेयरवे। अगला है फ्योर्ड। कई बार फ्योर्ड को अपर्दनात्मक स्थल रूप माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपर्दनात्मक स्थल रूप नहीं होता है। ये उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियाँ जो होती हैं उनको फ्योर्ड कहते हैं। और जस्ट इसी के तरीके आपने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा होगा, कई बार आया हुआ है, फ्योर्ड के तरीके ही है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं बताते हैं तो चलिए भी आगे हम इसका जिक्र करेंगे, लेकिन नाम ज़रूर बताइए। वो भी जलमग्न हिमानीकृत घाटियाँ ही है।
कई बार पूछा गया है, शायद रिया तट आपने सुना होगा। मैंने तो बता दिया पहले ही आपको। हिमोड़ ये कैसी स्थलाकृति है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। अपवर्तनात्मक तो हमने देख लिया, अब देखेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। हिमोड़ क्या होते हैं, मोरेन्स क्या होते हैं? हिमनद तरल पदार्थों के निक्षेप को, हिमनद द्वारा जो तरल पदार्थों के निक्षेप जो होता है उसको हम हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ के देखिए कई भाग होते हैं, उसका जिक्र करेंगे, जिसमें टील का जो है मात्रा सर्वाधिक होता है। किसमें? हिमोड़ में। ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। तलस्थ हिमोड़, ग्राउंड मोरेन्स क्या होते हैं? हिमनद के तली या आधार पर एकत्रित हुए टील को हम तली या तलस्थ हिमोड़ कहते हैं। इसकी जो रचना होती है वो बिना नियम या पद्धति की होती है। तलस्थ हिमोड़ की जो रचना होती है वो बिना किसी नियम या पद्धति की होती है। दूसरे भाग की बात करें हम मोरेन्स के, अंतिम या अंतस्थ हिमोड़ क्या होता है? टर्मिनल मोरेन्स। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ उसके अग्रभाग में एकत्रित हो जाते हैं। जो हिमोड़ होता है उसके आगे जस्ट अग्रभाग में जो टील होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसके कारण घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतिम या अंतस्थ हिमोड़। इसका जो ढाल होता है घाटी की ओर अवतल होता है, इतना आप याद रखेंगे। ढाल कैसा होता है? अवतल। एक बार और देख लेते हैं, अंतिम या अंतस्थ हिमोड़ टर्मिनल हिमनद क्या होता है? मोरेन्स। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ उसके अग्रभाग में एकत्रित हो जाते हैं, जिस कारण एक घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार, दो वर्ड आप पकड़ेंगे, घोड़े के नाल और अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण हो जाता है, जिसका हिमनद घाटी की ओर ढाल क्या होता है? अवतल होता है। इस टील के निक्षेप को अंतिम या अंतस्थ या अग्रांस्थ हिमोड़ कहते हैं। आगे बात करें हम ड्रमलिन। देखिए जो हिमानी द्वारा निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं दो ही हैं, एक है आपका मोरेन्स हिमोड़ और दूसरा है ड्रमलिन। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हिमानी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है, और उसमें ड्रमलिन हिमोड़ तो रहेगा ही। आगे इसका हम जिक्र करेंगे। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति जो हिमजल के द्वारा बनते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। पहले देख लेते हैं ड्रमलिन क्या होता है। ड्रमलिन गुलास मृत्तिका, बाउल्डर क्ले, सो बोल्डर बोलते हैं, द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टील होते हैं। ड्रमलिन क्या होते हैं? गुलास मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टील होते हैं, जिसका आकार उल्टी नौका, आप नाव तो देखे ही होंगे, उल्टी नौका या कटे हुए अंडे के समान होता है। आपने अगर अंडा देखा होगा, कटे हुए उल्टे अंडे के समान इसका आकार होता है, किसका? ड्रमलिन का। या उल्टी नौका या कटे हुए अंडे, उल्टे अंडे के समान इसका आकार होता है। अगला हम बात करें हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृति। जहाँ पे जल और हिम दोनों काम करते हैं, उनके द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं उनको अब आज देखेंगे। पहला एस्कर, हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे लंबे, कम चौड़े तथा सर्पिलाकार लहरदार कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर द्वारा होती है। एस्कर का निर्माण पहाड़ी के किसी भाग या घाटी, दलदल या निचले भाग में या सभी के ऊपर होता है। इसके सहारे रेल, सड़क का निर्माण, बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि किसके सहारे, कौन सी भूआकार की है जिसके सहारे रेल, सड़क का निर्माण, बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती, तो एस्कर। आप एस्कर का चित्र शायद देखे होंगे, चलिए मैं बना दे रहा हूँ। शायद इसी के तरीके होता है, आपने अगर कहीं देखा होगा तो इसी के तरीके लगभग होता है। ये जो है ये झील है, तो ये जोड़ने वाला एक रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? रेल, सड़क का निर्माण या बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये एस्कर कहलाते हैं।
ये हिमजली निक्षेप द्वारा बनते हैं। आगे हम बात करें केम की। हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का जो निक्षेप है, ढेर है, इसको टील बोलते हैं। इस तरह के टीलों को हम केम कहते हैं। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर या टील के रूप में होता है। इस तरह के टीलों को हम क्या कहते हैं? केम कहते हैं। केम के किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसकी जो रचना है बजरी रेत से होती है। किससे होती है? बजरी रेत से। आपने अंतस्थ हिमोड़ पढ़ा इससे पहले, वो भी सामने ही जमता है, हिमोड़ के सामने, लेकिन उसमें केवल हिम का रोल होता है, उसमें जल का रोल नहीं होता है। लेकिन केम में क्या होता है कि केम में हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने के कारण जब हिम जल में रूप में बदल जाता है तो एक कह सकते हैं मिक्सचर हो जाता है हिम और जल का। उसके कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर या टील के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? केम या केम ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम नहीं है। जिसकी रचना क्या होती है? बजरी या रेत से होती है। केटिल क्या होता है? केटिल या हमक। केम के विपरीत केटिल गर्त होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है। केम के विपरीत होते हैं ये। केटिल क्या होते हैं? गर्त होते हैं, छोटे छोटे गर्त होते हैं। जब हिम पिघल जाता है छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण हो जाता है, इसी को हम केटिल कहते हैं। केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टील भी होते हैं जिसे हमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? हमक। केटिल के आसपास छोटे छोटे टीले होते हैं, जिससे कहीं बीच बीच में गड्ढा है, उसके बगल में ऊंचाई भी छोटे छोटे पहाड़ियाँ में पाए जा रहे हैं, टीले पाए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमक। तो अब याद रखिएगा केटिल या हमक का निर्माण भी हिमजली निक्षेप के द्वारा होता है। अगला है अवक्षेप मैदान, आउटवाश प्लेन। हिमनद के अवसान या हिमनद के पिघलने के यहाँ भी कटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी की वजह से ये कट गया है। चलिए कटा था, इसको देख लेते हैं क्या है, क्या लिखा गया है यहाँ पे। हिमनद के अवसान या हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल सरिता के रूप में प्रवाहित होकर, यहाँ पे लिखा है प्राप्त जल सरिता के रूप में प्रवाहित होकर अंतिम हिमोड़ के सामने हिमानी निक्षेप द्वारा मैदान का निर्माण करता है। अवक्षेप जो मैदान होता है, आउटवाश प्लेन जो होता है, हिमनद के अवसान या हिमनद के पिघलने से प्राप्त जल सरिता के रूप में प्रवाहित होकर क्या करता है? अंतिम हिमोड़ के सामने हिमानी निक्षेप द्वारा मैदान का निर्माण करता है। इसी को हम बोलते हैं अवक्षेपी मैदान या आउटवाश प्लेन। अगला है टॉपिक, अगला पॉइंट देखते हैं। सॉरी टॉपिक नहीं, पॉइंट है। अनियमित अंतिम हिमोड़ वालों भागों में निर्मित अनेक टीलों या बेसिन वाली स्थलाकृति को नाब या बेसिन स्थलाकृति कहते हैं। अनियमित अंतिम हिमोड़ वाले भागों में निर्मित अनेक टीलों या बेसिन वाली स्थलाकृति को नाब बेसिन या बेसिन स्थलाकृति कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी और ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिट इन लैंडस्केप। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी कमियाँ क्या है, मैं थोड़ा बोलने में अटक जाता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। तो इसको इग्नोर करिएगा और जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए और अच्छी चीज़ों को लेने का प्रयास कीजिए। बाकी तो चमक दमक वाले वीडियो आपको मिल ही जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन कोई डिटेल में पढ़ाने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आखिरी वीडियो जियोमॉर्फोलॉजी का, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी का पहला वीडियो अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।